नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और चुनावी धमाका में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर। बात होगी 21 राज्यों की 102 सीटों पर होने वाले फर्स्ट फेज की वोटिंग की। कहां कौन सी पार्टी मजबूत है, जमीन पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, आपको हर सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे। ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्टर्स हमारे लेकर आएंगे। साथ ही आपको अपडेट देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर कोर्ट में ईडी ने बड़ा दावा किया। ईडी कह रही है कि कोर्ट में ये बताया केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, आम मंगा के खा रहे हैं। ईडी के वकील की ओर से कोर्ट में ये दलील दी गई है कि घर का खाना खाने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का वजन बढ़ा है। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल घर से जेल में खाने के लिए आलू पूरी, आम मिठाई खा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय भाई, केजरीवाल साहब किस एक बार जरा वकील ने क्या कुछ तर्क दिए हैं, जरा वो भी सुन लीजिए ईडी की तरफ से। सर वो क्या मिठाई खा रहे थे? सर क्या जेल में केजरीवाल को मिठाई और आम मिलने जो बताया आपने। Diet chart has been placed before the court. The diet chart has mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. I don't want to make any further comment. Matter is pending before the court. सर यही वजह है शुगर बढ़ने की? They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that there not be a hazard to them. सर तिहाड़ जेल से रिपोर्ट भी मंगाई है सर कोर्ट ने? Yes. कब पेश करनी है सर? No further comments. कल के लिए लगा। Thank you. अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आखिर किस खुशखबरी की चाहत में केजरीवाल मिठाई और आम खाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें हाई डायबिटीज है? देखिए, बिल्कुल पिनाज, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि उनके जो पुराने शुगर के डॉक्टर हैं वो हफ्ते में 3 बार उनसे वर्चुअली कनेक्ट हों। इस बात को लेकर एक अर्जी कोर्ट के अंदर डाली गई थी कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रहा है, उनको परेशानी हो रही है, शुगर उनके बढ़ने की वजह से उनको लगातार परेशानी हो रही है। इस वजह से उनके पुराने डॉक्टर उनसे कनेक्ट हो जाएं और हफ्ते में 3 बार उन्हें वर्चुअली परामर्श दें। लेकिन आज ईडी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और ईडी ने कोर्ट के अंदर जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने कोर्ट के अंदर यह कहा कि कोर्ट की परमिशन से, क्योंकि उनका शुगर लेवल हाई है, उन्हें थोड़ी बहुत बीमारी रहती है, शुगर उनकी बढ़ी हुई है, इसीलिए कोर्ट के आदेश पर उन्हें यह परमिट किया गया था कि वो आम कैदी की तरह जेल का खाना ना खाकर उन्हें घर का बना हुआ खाना मिले। और यही वजह है कि उन्हें लंच और डिनर जो है वो उनके घर से डेली तिहाड़ जेल जा रहा था। हालांकि ब्रेकफास्ट जो है वो तिहाड़ जेल अथॉरिटीज की तरफ से ही अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा था, लेकिन जो पूरा का पूरा एक मेन्यू है उस मेन्यू का जिक्र करते हुए ईडी ने कोर्ट के अंदर एक सबमिशन दाखिल की है और उसमें यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर बढ़ा हुआ है, बावजूद इसके जानबूझकर उन्हें आलू पूरी, आलू के अंदर शुगर होता है, इसके अलावा मैंगो दिए जाते हैं। अगर एक आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करूं, ये डाइट चार्ट तो इशारा करता है मेडिकल ग्राउंड्स पर कुछ उम्मीदें लगाने का। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि ईडी साफ तौर पे ये कह रही है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट होना है, लेकिन आपका शुगर लेवल 1 तारीख की रात को पिनाज अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी की कस्टडी से कोर्ट में पेश होने के बाद तिहाड़ जेल पहुंचते हैं, रात का खाना वहां पर खाते हैं। लेकिन अगले दिन से जो उन्होंने इंटेक किया है, अगर आप लंच और डिनर पर पूरी लिस्ट पर एक बार गौर फरमाएंगे तो उसमें साफ तौर पर इस तरीके की चीजें हैं जो उनके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। और यही बात जो है ईडी ने कोर्ट के अंदर अपनी सबमिशन में दाखिल की है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर जो उनके घर से घर का बना हुआ खाना आ रहा था उसमें क्या कुछ आ रहा था, उसमें आम आ रहे थे, आलू आ रहे थे, पूरी आ रही थी, इसके साथ ही मिठाई उन्हें दी जा रही थी, जबकि शुगर पेशेंट को मिठाई अलाउड नहीं होती है। डॉक्टर्स के परामर्श के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तैयारी वाला डाइटिंग मेन्यू है ये। देखिए, यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल का अपना एक अस्पताल भी है और जब भी ईडी की कस्टडी के अंदर वो थे तो डेली उनका एक मेडिकल होता था, उस मेडिकल की डिटेल्स भी हैं कि उनका शुगर लेवल कब अप हुआ, कब डाउन हुआ। लेकिन ईडी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अपना शुगर लेवल बढ़ाकर अस्पताल में भर्ती होने की कोई कोशिश तो नहीं है, ताकि एक सेंटीमेंट जो है वो लोगों का लिया जा सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल में उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्या ऐसी कोई मनोदशा या ऐसी कोई मंशा अरविंद केजरीवाल की तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके वो इस तरीके का खाना इंटेक कर रहे हैं जो उनकी शुगर को बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि घर से
से खाने में क्या क्या आ रहा है, केजरीवाल जी का डाइट क्या है, ताकि दिल्ली में भी बहुत सारे शुगर के पेशेंट होंगे या किसी के घर में होगा, उन्हें भी समझ में आए कि केजरीवाल जी के घर से जानबूझकर ऐसा खाना क्यों आ रहा है। जरा डाइट बताइए क्या क्या आ रही है। देखिए, अगर हम डाइट की लिस्ट पर पूरी तरीके से गौर फरमाएं तो साफ तौर पे ये आ रहा है कि उनके घर से लगातार आम भेजे जा रहे हैं। आम के अलावा अगर हम बात करें तो आलू भेजा जा रहा है, पूरी भेजी जा रही है। और देखिए, मैं पूरी लिस्ट पढ़ के आपको बताता हूं पेनाज। इसमें लिखा हुआ है कि राजमा जो है वो उसमें काफी ज्यादा हाई प्रोटीन होता है। यानी कि 2 तारीख जब वो जेल के अंदर गए तो 2 तारीख को रात को उन्होंने जो डिनर किया उसमें तो उन्होंने सलाद, मूंग की दाल, अरबी की सब्जी, रोटी, कर्ड, बनाना, ये सब उन्होंने खाया। इसके साथ ही अगर हम बात करें 3 तारीख के, अगर हम लंच की बात करें जो कि उनके घर से आया था, 3 तारीख को उन्होंने खाया राजमा और साथ में उन्होंने चावल खाए। और चावल जो है वो शुगर पेशेंट के लिए किस तरीके के होते हैं ये सबको पता है। आलू खाया, आलू गोभी खाई उन्होंने, अचार खाया, दही खाई, केले खाए। और इसके साथ अगर हम डिनर की बात करें तो उसमें भी उन्होंने पालक, दाल, चना रात के वक्त जो चने की सब्जी है, कर्ड, रोटी, स्वीट यानी कि उन्होंने मिठाई भी खाई, बनाना भी खाया रात में। और यही वजह है कि जो शुगर लेवल की बात की जा रही है कि उनका शुगर लेवल क्या कुछ कहता है केजरीवाल का ये घर से आ रहा खाना, जबकि वो शुगर पेशेंट हैं। ये बात दिल्ली वालों को भी समझ में आई होगी और ईडी ने आज कोर्ट के सामने भी रखी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कल होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग की। अब से करीब 15 घंटे बाद लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग शुरू होने जा रही है। अगले 5 साल तक कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी, कौन देश का मुकद्दर तय करेगा, उसके फैसले की घड़ी बस अब से 15 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे कि कल की वोटिंग में क्या होगा। पहले फेज में 21 राज्यों की जो 102 सीटें हैं उनमें कहां मामला फंस रहा है, कौन सी हॉट सीट है, 6 चरण के मतदान की टोन क्या यही फर्स्ट फेज सेट कर देगा और कैसा वोटर टर्नआउट होगा। और बीजेपी के लिए अब की बार 400 पार के नारे में वाकई में कितना दम फर्स्ट फेज से निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसलिए हम ये कह रहे हैं तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर फर्स्ट फेज में ही वोटिंग हो जाएगी। बीजेपी ने 400 पार का जो टारगेट सेट किया है उसे हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार तमिलनाडु को भी भगवा में करना चाहती है। अन्नामलय लगे हुए हैं लगातार कोशिश में, पीएम तारीफ कर रहे हैं। कल होने वाली वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव यानी 2019 में इन 102 सीटों में 46 सीटें एनडीए ने जीती थी और 46 इंडी अलायंस ने। लेकिन अगर इस आंकड़े को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल 2019 में इंडी गठबंधन ने इन 102 सीटों में से जो 46 सीटें जीती थी उनमें 38 तो सिर्फ तमिलनाडु में थी। यानी अगर तमिलनाडु की सीटों को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी जगह इंडिया अलायंस का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। आज हम इन्हीं 21 राज्यों की उन सभी 102 सीटों की बात करेंगे जिन पर कल वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में फर्स्ट फेज में कल 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 8 सीटों में से ज्यादातर वेस्ट यूपी में आती हैं। जिन सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उनमें रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, नगीना, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत शामिल हैं। पिछली बार यहां बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। इन 8 में से 5 सीटों पर एसपी बीएसपी का गठबंधन जीता था, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह यह भी रही कि यहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 40 से 50% है। रामपुर में तो मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा है, जबकि कई सीटों पर 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। बीजेपी की चिंता यह भी है कि इन सीटों पर क्षत्रिय और राजपूत समाज के वोटर भी काफी हैं, जिनमें से आजकल कई लोग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट देते वक्त देश को सबसे आगे रखें। पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है। और कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार लखनऊ से, नीतीश चंद्र पटना से, दिनेश मौर्य बारामती से, टी राघवन बेंगलुरु से और ओंकार सरकार कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुचि जी के पास चलते हैं। रुचि जी,
ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर भी एक बीजेपी के लिए चुनौती है। हालांकि इस बार बीएसपी एसपी का गठबंधन नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजपूतों की नाराजगी है, तो ग्राउंड से आपके पास क्या अपडेट आया? आपने तमाम सीटों को कवर किया होगा। देखिए, बीजेपी का तो ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीट्स वो जीतने जा रही है। अब जो पहला फेज़ है उसमें 8 सीट भी बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीत जाएंगे। अब वो दावे की वजह भी बता रही है। उसका कहना है कि इन 8 सीटों पे 100% जनधन योजना जो है, स्कीम है सरकार की, 100% वहाँ लागू हुई, यानी 100% लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा करीब 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास वहाँ पे बनाए, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, करीब 48 लाख लोगों का फ्री इलाज कराया। उनका कहना है कि जब वोटर वोट करने जाता है तो यही देखता है कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार हमारे लिए काम कर रही है। तो वोटर्स के लिए हमने काम किया है, चाहे केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो या यूपी की योगी की सरकार हो, बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी बड़ी जीत इस इलाके में होने वाली है। उसके अलावा उनके साथ एक अच्छा फैक्टर, एक पॉजिटिव फैक्टर और आ गया है कि आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ गई है। तो बीजेपी का कहना है कि इससे उसकी ताकत बढ़ी है। अब आप देखिए, पिछला चुनाव जो था मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने आरएलडी के उस समय चीफ थे अजीत सिंह को करीब 6000 वोट से सिर्फ हराया था। तो वो जो पूरा वोट है, और जाट वोट क्योंकि इस इलाके में बहुत मायने रखता है, वो सब अब बीजेपी के बड़ी तादाद में आरएलडी का गठबंधन होने के बाद बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। अब पिछले चुनाव में आपने देखा कि बीएसपी और सपा ने इस जो 8 सीट्स है इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 5 जीत ली थी। हालांकि बाद में एक बाईपोल में रामपुर समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन अच्छा प्रदर्शन था। अब इस बार भी सपा को उम्मीद है कि रामपुर, क्योंकि मुस्लिम वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुरादाबाद पर भी वो कह रही है कि हमारी जीत होगी। हालांकि मुरादाबाद के टिकट को लेके जो कन्फ्यूजन था, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इकरा हसन जो कैराना से सपा की उम्मीदवार है, वो अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। अब पूरे चुनाव में अभी तक जितने कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, उसमें एक सहारनपुर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। अकेली ऐसी सीट जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है इमरान मसूद हैं। पिछली बार जो सपा बसपा का गठबंधन था, तब भी इमरान मसूद को 2 लाख रुचि जी, राजपूतों की नाराजगी पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पटना से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? वहां पर भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है और उसको लेकर भी एक चुनावी मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से बनाया जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं तूल ना दें, लेकिन पासवान साहब तो पूरा तूल देने के मूड में नजर आ रहे हैं। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये मामला सामने आया है और आप देखिए जिस तरह से जो वीडियो सामने आया वो वायरल हुआ है और उसके बाद इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा बोली गई, और वहाँ तेजस्वी यादव चूंकि स्टेज पर थे, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की है। तो एक कल पहले चरण का चुनाव है, इसके ठीक पहले जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है और इसको लेकर लगातार हमले हो रहे हैं महागठबंधन के नेताओं पर, तो माना जा रहा है कि इसका भी असर होगा। अब जैसे देखिए, गया की सीट है जहाँ से आरजेडी ने पासवान जाति के कुमार सर्वजीत को, जो कि उनकी सरकार में मंत्री भी थे जब तेजस्वी सरकार का हिस्सा थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पर महागठबंधन के नाते जो पासवान जाति के वोटर हैं, ऐसे आप देखें तो चिराग का दावा होता है कि पासवान जाति हमारे पास है, लेकिन गया में सर्वजीत की पकड़ वहाँ पासवान वोटरों पर मानी जाती है। लेकिन इस प्रकरण के बाद माना जा रहा है कि थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो टाइमिंग है इस वीडियो की आप देखें तो ये कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए बहुत सही समय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है और खासतौर से चिराग पासवान की मां को लेकर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर बड़े स्तर पर नाराजगी है। और जाहिर है बिहार में जातीय समीकरणों की, जातियों की बड़ी भूमिका होती है और खासतौर से आरजेडी की जो एक छवि रही है, जिस तरह से आरजेडी को लेकर आरोप लगाए जाते रहे कि उनके कार्यकर्ता जो है वो किस तरह की उदंडता करते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव कोशिश बिल्कुल, मैं इन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करूंगी, लेकिन जो ये पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ है, जरा क्या था वो बयान, वो भी अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। सभा में चिराग पासवान और उनके परिवार पे टिप्पणियां की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। विजय भैया चिराग पासवान के रुक अरे चिराग पासवान विजय भैया चिराग पासवान